स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्लास 6 ज्योग्राफी से इंडियन क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। मतलब आप दूसरों से जब भी बात करते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या वेदर यानी मौसम के बारे में जानकारी लेते होंगे या पता चलता होगा। यू मस्ट हैव नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर है, जो आसपास की चीज़ें हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं। आसपास की चीज़ें मतलब टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, कितनी हवा है, बारिश कैसी है, इसमें जो डेली चेंजेस आते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। ये सारे चेंजेस जब भी किसी में होते हैं तो हम बोलते हैं वेदर में चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। यानी ये अलग अलग टाइप बता दिए हैं। ठंडा या गर्म वेदर हो सकता है, सनी और क्लाउडी यानी कि बारिश होगी या धूप होगी, या फिर विंडी और काम यानी हवा तेज चलेगी या नहीं चलेगी। यू मस्ट हैव नोटिस देन व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। उसने क्या बोला कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या फिर हल्की बहुत गर्मी रहती है कई दिन तक, तो क्या होता है आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। आपको क्या अच्छा लगता है, गर्म चीज़ें खाना, ठीक है, या फिर ठंडी जैसे चीज़, यू लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स मतलब आपको गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाना पसंद है, और जस्ट अपोजिट जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको गर्म चीज़ें खाना पसंद है, ठीक है। उसके बाद है देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली। ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इनफैक्ट वुलन क्लोथ्स के बिना भी आपको ठंड लगती है। उसके अलावा जब विंडी होता है, हल्की सी ठंड आनी शुरू होती है, और कई बार क्या होता है आपको गर्म खाने का मन करता है, सेम चीज़ है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर। अब इंडिया में जो सीज़न रिकॉग्नाइज हुए हैं वो हैं कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर यानी कि दिसंबर में जो आता है, हॉट वेदर सीज़न समर में आता है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न यानी कि जो कब आता है, जून टू सितंबर, एंड सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट इज़ अक्टूबर टू नवंबर। यानी कि ये जो हैं ये बात हो गई इंडिया के वेदर के बारे में। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जब आपका विंटर सीजन होता है ना तो सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती रीजन पे, ठीक है, कहीं पे भी सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती, स्लैंटिंग रेज आती है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है ना वो लो होता है। हॉट वेदर सीजन और समर। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। यानी कि जब हॉट वेदर की बात करते हैं, हम गर्मियों की बात करते हैं, तो जो सन रेज है ना वो डायरेक्टली आती हैं, स्लांटिंग नहीं आती, टेढ़ी नहीं आती, सीधी आती। जस्ट अपोजिट होता है कोल्ड में कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली नहीं आती। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। अब इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल चीज़ जो देखी जाती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं जिनको हम लू बोलते हैं, ठीक है, और वो दिन के टाइम चलती हैं। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको कर सकते हैं, बट हम लोगों को अभी फोकस करना है जो कंटेंट है उस पर। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। अब हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न की या फिर रेनी सीज़न की। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। यानी कि जब आपका मानसून आने वाला होता है, मानसून मतलब बारिश वगैरह आने लगती है। जो विंड होती है वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की तरफ, देखो यानी कि जो हवा अरेबियन सी की तरफ है या बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो लैंड की तरफ आने लगती है, यानी हवा इधर आने लग जाती है, सी से लैंड पे आती है, और अपने साथ जब ये हवा आती है तो मॉइस्चर आती है, गीलापन लाती है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, और जब ये हवाएं माउंटेन से स्ट्राइक करती हैं तो बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जैसे कि पहले वो बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी से वापस आई थी लैंड की तरफ, यानी अब ये वापस चली जाएंगी जहाँ से वो आई थी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। ये सीज़न क्या है, जब मानसून जा रहा होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है जो साउथ साइड पे हैं इंडिया के, इस टाइम पे वहाँ पे बारिश होती है। हाउ एवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। क्लाइमेट क्या होता है, देखो एक होता है वेदर जो डेली चेंज होता है, लेकिन जब आप डेली के वेदर का एवरेज निकालो कि कितने यानी कुछ साल तक, कुछ महीने तक जो जैसा क्लाइमेट रहता है हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये क्लाइमेट है, एवरेज है,
ठीक है, इसको कई साल तक मेजर किया जाता है, तब बताया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हम किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, हम बोलेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, क्योंकि वो जगह एवरेज ठंडी ही रहती है। लेकिन अगर सेम चीज़ हम किसी प्लेन पे, जैसे कि दिल्ली की साइड अगर देखेंगे, तो वो नॉर्मली गर्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। उसने क्या बोला, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको हम कैसे बोलते हैं, मानसून टाइप बोलते हैं। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, और जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से लिया है, अरेबिक वर्ड से लिया है, मौसम से, विच मीन्स सीजन, और इसका मतलब क्या होता है, सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून वर्ड। क्योंकि जो इंडिया की लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन है, जो इक्वेटर के पास एरिया पड़ता है, तो उसकी जो मोस्ट ऑफ द बारिश है वो कैसे आती है, मॉनसून विंड से आती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, और हमारे जो इंडिया में एग्रीकल्चर है वो भी रेन पे डिपेंडेंट है। गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप। अगर हम बोलते हैं अच्छा मानसून आया है, मतलब बारिश अच्छे से होगी, उसके अलावा क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो होंगी। ठीक है, इसके बाद है Now, the climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. यानी कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है वो इन कुछ फैक्टर से मतलब क्या कहते हैं उसको अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लोकेशन, उस जगह की जो भी जगह है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, पहाड़ों पे है, प्लेन पे है, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, सी से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें क्या मिलता है, इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंस दिखता है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको क्लाइमेट अलग दिखेगा। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। अगर ये दो जगह ले लो, राजस्थान में पड़ती हैं ये, यहाँ पे डेजर्ट, थार डेजर्ट भी बोला जाता है, यहाँ पे है जैसलमेर में। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर देखोगे तो डेजर्ट जो है वो है, प्लस बहुत गर्म जगह है। ठीक है, और अगर आप द्रास इन कारगिल चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर में, वो बहुत ही ठंडा है। मुंबई कैसी जगह है, कोस्टल प्लेन है, सी के पास का किनारा है। कोलकाता क्या है, वो एक्सपीरियंस करता है मॉडरेट क्लाइमेट, दैट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि बीच का टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। क्योंकि ये कोस्ट पे ये जगह होती हैं, तो ये कैसी जगह हैं, काफ़ी ह्यूमिड होती हैं, क्योंकि जो हवाएं आती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है कि हवाओं में मॉइस्चर है, चिपचिपा फील होता है। तो ऐसी जगह पे अगर आप जाओगे तो यू विल फील कि कोस्ट के पास आपको लगेगा कि चिपचिपापन है, तो क्योंकि वो मॉइस्चर होता है हवा के अंदर। मिजोरम एंड मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। अगर आप बोलोगे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये दो एरियाज़ हैं। मोस्टली एक दो चीज़ें और हैं, बट ये मेघालय का है, पहले चेरापूंजी बोलते थे, बट ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। यानी कि जैसलमेर में कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साल बारिश होती नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेचुरल वेजिटेशन। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, यानी हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वगैरह। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, यानी कि कितना अच्छा लगता है जब हमारे आसपास ग्रीन ग्रासेस हों। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट एट्सेट्रा। क्या क्या है हमारे आसपास, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं जिनको हम बुशेस बोलते हैं, श्रब्स हैं जैसे कि कैक्टस, ठीक है, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, कई ऐसी चीज़ें भी हैं। उसके अलावा बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, कई यहाँ पे क्या है, टॉल ट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई टॉल ट्रीज भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट। उसके बाद है द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, यानी कि वो ग्रासेस या श्रब्स या ट्रीज जो अपने आप ग्रो करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसी ग्रीन लीव्स या फिर ऐसी ट्रीज जिसको बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के वो अपने आप ग्रो कर जाएं, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्या मतलब है, आप सीड स्प्रेड करते हो, ठीक है, आपने आम की गुठली फेंकी या आपने खुद प्लांट उगाया, वो सब ह्यूमन इंटरफेरेंस में आता है। बट कोई सीड अपने आप कहीं गिरा, हवा के साथ उड़ गया या फिर पानी के साथ बह गया, फिर कहीं ग्रो हो गया, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर,
क्या आप समझ सकते हो कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जो भी वेजिटेशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन क्या है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है तो क्या है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, अलग क्लाइमेट कंडीशन की वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, ये काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। प्लांट रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, हमें ब्रीथिंग के लिए सबसे मेन चीज़ जो चाहिए वो ऑक्सीजन है, वो हमें प्लांट से मिलती है। और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ लेती हैं। जैसे कि आप देखना कि अगर आप डायरेक्ट मिट्टी पे पानी डालोगे किसी गमले में, तो वो अगर उसमें एक अच्छा सा प्लांट लगाए तो मिट्टी हिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी रूट्स है ना, उसने सॉइल को बाइंड कर रखा है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, जो भी लकड़ी वगैरह यूज़ होती है वो फॉरेस्ट से मिलती है। फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट एंड ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। जो भी आप सुनते हो, हनी हो गई, हर्ब्स हो गई, गम हो गई, सब की सब हमें किससे मिली, फॉरेस्ट से मिली, ठीक है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है। हम लोग जैसे घर में रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये सब फॉरेस्ट में बहुत अच्छे उगते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि जिस तरह से ट्रीज़ को काटा जा रहा है ह्यूमन के खुद के फ़ायदे के लिए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए जो एक्चुअली उगे हुए हैं अभी जो प्रेजेंट में, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम, हमारे कुछ ऐसे अलग प्रोग्राम हो सकते हैं जैसे कि वन महोत्सव, ताकि क्या हो, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आउट अर्थ ग्रीन, ताकि लोग ग्रीन करें अर्थ को। वन महोत्सव से क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि उन्हें पेड़ उगाना एक तरह से सेलिब्रेशन का तरीका है, लेकिन कंजर्वेशन को ध्यान रखते हुए। लीला's पेरेंट प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थ, लीला के पेरेंट ने क्या किया, एक नीम का पेड़ उगाया उसके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड, और हर बर्थडे पे एक डिफरेंट सैपलिंग मतलब प्लांट किया गया। इट वॉज वाटर्ड रेगुलरली एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर हीट, कोल्ड एंड एनिमल, उसको पानी प्रॉपर दिया गया, प्लस उसको बचाया गया किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हीट से, ठंड से और एनिमल से। चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म इट, और चिल्ड्रन ने भी, बच्चों ने भी ध्यान रखा कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब लीला 20 की हुई, 21 ब्यूटीफुल ट्री स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस, जब लीला 20 ईयर्स की हुई, क्योंकि हर बर्थडे पे एक ट्री उगाया गया था, तो उसके घर के पास कुछ 21 ट्रीज, 21 ट्रीज उग चुके थे। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन देम, बर्ड्स ने अपने घोंसले बनाए थे, फ्लावर्स आए थे, बटरफ्लाइज भी आई थी, और चिल्ड्रंस ने काफ़ी एंजॉय किए वहाँ के फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से अब उसका फ़ायदा भी हुआ, उसको चीज़ें भी मिलती, प्लस उसके अलावा उसके अंदर जो भी शेड्स यानी जो छाया मिलती थी उसका भी फ़ायदा उठाया। ऊपर से स्वंग यानी कि ब्रांचेस पे लोग झूलते भी थे, तो ये एक अच्छी सी चीज़ है जो हो सकती है। और ये एक फ़ोटो दिखा रखी है, इसमें दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, मेडिसिन, ऑक्सीजन, शेल्टर रहने के लिए, लकड़ी वगैरह, फॉडर जो चारा मिलता है, फ्यूल जैसे कि लकड़ी जलाने के लिए, स्पोर्ट्स का सामान, फर्नीचर, ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं मिलता, बनाते हैं हम वुड से। रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, गम एंड लैक, फ्रूट्स, हनी, तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मोस्टली यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म। अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन बींग आते हैं, बर्ड्स आपने सुना है, इंसेक्ट जितने भी छोटे छोटे हैं, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, ये तो हमने पढ़ा ही है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। ये कई पार्ट्स में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस,
ये जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है वहाँ पे क्या मिलते हैं, एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, लॉयन जिनके आसपास पूरे बाल बाल होते हैं। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं, असम में। और वन हॉर्न राइनो, उनके हॉर्न होता है आगे की साइड एक, वो गाड़ियों वाला हॉर्न नहीं होता, उनके फेस पे एक हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो उनको हम वन हॉर्न राइनोसोरस बोलते हैं, और वो असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं, केरला में भी मिलते हैं और कर्नाटका में भी मिलते हैं, ठीक है। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो कैमल होते हैं, ठीक है, वाइल्ड एसेस, ये कहाँ मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे बारिश कम है तो वहाँ जीव जंतु नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, और जैसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कैमल और वाइल्ड एसेस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एटसेट्रा, ये सब कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन में। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीतल एटसेट्रा। ये चीता नहीं है, उसने क्या बोला कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारी कंट्री में मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं अच्छे, मतलब इट्स इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगी। पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। जो दूसरे कॉमन बर्ड हैं वो हैं पैरट, पिजन्स, म्यानास, गीज, बुलबुल एंड डक्स। There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी बनती है तो उसका मेन पर्पज़ होता है कि उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना, ठीक है, यहाँ वो ग्रो कर सके, वहाँ उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। कैन यू नेम 5 बर्ड दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? ये आप कर सकते हो, अपने आसपास देखो कौन सी बर्ड्स मिलती हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। कई 100 स्पीसीज हैं किसकी, स्नेक्स की, जो इंडिया में मिलेंगी। कोबरा एंड क्रेट्स, ये दोनों नाम हैं स्पीसीज के, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, पेड़ों के कटने की वजह से और हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, कई सारी वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हो रही है, यानी कि कम हो रही है। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है ख़त्म हो जाना, कई स्पीसीज हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। उनको बचाने के लिए कई नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरीज बनाए गए हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बाहर से कोई भी आके किसी भी जानवर को मार नहीं सकता है, वो प्रॉपर गवर्नमेंट की निगरानी में होते हैं, तो गवर्नमेंट इनका ध्यान रखती है। उसके बाद है द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट किए गए थे। इनका स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही थी, एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही थी, तो इन प्रोजेक्ट्स का मेन फोकस यही था कि इनको बचाना है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा भी सकते हो। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडीज़ ऑफ एनिमल सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर। यानी कि जो चीज़ एनिमल्स के लिए हार्मफुल है या उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जिनसे उनको हार्म पहुंचता है, ऐसी चीज़ों को आप मना करो। जैसे कि लेदर हो गया, लेदर एनिमल से मिलके बनता है, या फिर कुछ फर होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, वो एनिमल से लिए जाते हैं, तो और जैसे कि उनके हॉर्न्स भी बिकते हैं, तो आप उनको अवॉइड करो, उनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप यूज़ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उन एनिमल्स को कोई मारेगा ही नहीं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। पहले वीक जो होता है अक्टूबर का, तब क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। और ये किस लिए बनाया जाता है, नाम से पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ वीक, यानी कि एनिमल्स को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कंजर्व करना, नॉट प्रिजर्व, कंजर्व करना, उसके उनको बचाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, और उनके हैबिटेट को बचाने के लिए भी आप अवेयरनेस क्रिएट करो, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें दे रखा है अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ टाइगर्स के बारे में, कि कैसे कैसे उनके साथ कुछ हो रहा है। जैसे कि बिग कैट्स वेनिशिंग फ्रॉम उत्तरांचल, यानी कि इनको बिग कैट्स कहते हैं, टाइगर वगैरह वगैरह को, तो ये अपने आप ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि लोग उनको मार रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के बारे में पढ़ा। ये था चैप्टर 8 क्लास 6 ज्योग्राफी का, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको 6th क्लास के हिस्ट्री, साइंस या ज्योग्राफी के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे लिंक में आप देखें, लिंक में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। वरना मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।